हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस क्लास में हम फ्रॉड को ख़त्म करेंगे। फ्रॉड चैप्टर को, जो कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा था फ्रॉड का, उसको हम कंप्लीट करेंगे आज के इस वीडियो में। फ्रॉड में एक कॉन्सेप्ट रह गया है, मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड, ये कॉन्सेप्ट रह गया है फ्रॉड वाले चैप्टर के अंदर। आइए इसको एक बार देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है। एक तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट की कुछ एक्सेप्शंस है और इफेक्ट है फ्रॉड्स का, जो सेक्शन 19 में इफेक्ट लिखा है ना, वो आपको पढ़ना है। तो ये जनरल रूल क्या कहता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर लगा दिया है। फ्रॉड की डेफिनेशन हमने सीख ली है, फ्रॉड क्या है और किस चीज को फ्रॉड कहा जाएगा, कौन कौन पर्सन अगर ये करते हैं तो इंटेंशन जिसका धोखा देना होता है उसको फ्रॉड कहा जाएगा, है ना। ये आपको पढ़ाया था मैंने, क्या पढ़ाया था कि कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी किसी को दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को धोखा दे तब फ्रॉड माना जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी किसी दूसरी कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी के एजेंट को धोखा दे इंटेंशनली तब फ्रॉड माना जाएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी किसी की हेल्प लेकर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी या उसके एजेंट को धोखा दे तब फ्रॉड माना जाएगा। जब कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी जो है उसका एजेंट अगर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी या उसके एजेंट को धोखा दे रहा है इंटेंशनली तब फ्रॉड माना जाएगा। तो ये फ्रॉड की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम चुप रहते हैं तो आपके जो साइलेंस है ना उसको हम फ्रॉड नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप चुप थे तो आपको फ्रॉड मान लिया जाएगा। तो कह रहा है जनरल रूल है ये, जनरल रूल। जनरली क्या होता है, जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त अगर अगला पर्सन किसी चीज को लेकर साइलेंट है, आपने पूछा और तब वो साइलेंट है तब अलग बात है। आपने पूछा ही नहीं और उसने बताया भी नहीं, आपने पूछा नहीं तो उसने बताया भी नहीं, तो ऐसी साइलेंस को हम फ्रॉड नहीं कहेंगे। सर इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आइए मैं आपको एग्जांपल के साथ इस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे अगर कोई पर्सन चुप है तो हम उसको फ्रॉड नहीं मानेंगे, अगर कोई पर्सन चुप है तो उस साइलेंस को फ्रॉड नहीं माना जाएगा। ये देखिए, आइए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए ने बी से पूछा कि भाई क्या आप अपना घर रेंट पर देंगे। बी का एक घर था जो खाली था और बी उसको रेंट पर चलाता था। ए ने बी से पूछा कि भाई क्या आप अपना घर रेंट पर देंगे मुझे। बी ने कहा हाँ, मैं रेंट पर देने को तैयार हूं। बी जो है वो लैंडलॉर्ड है, बी जो है वो लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है, किराएदार। बी जो है वो लैंडलॉर्ड है और ये टेनेंट है सर। अब बी ने कहा कि भाई मैं आपको रेंट पर अपना घर तो दे दूंगा, पर रेंट लूंगा मैं 5,000 रुपये पर मंथ। मैं 5,000 रुपये पर मंथ रेंट लूंगा। ए ने कहा ठीक है मैं एग्री हूं, मैं रेंट देने को तैयार हूं। ए ने रेंट देने को कहा कि मैं रेंट देने के लिए एग्री हूं, मैं 5,000 रुपये हर महीने दे दूंगा, आप मुझे अपना घर रहने के लिए दे दीजिए। ए ने कहा ठीक है, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ए ने 5,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए, ए ने रेंट के पैसे ट्रांसफर कर दिए, रेंट अमाउंट ट्रांसफर कर दिया किसको, बी को। इसने कहा कि भाई मैं कल सीधा ही अपना सामान शिफ्ट कर लूंगा और आपके घर पे रहने लगूंगा। बी ने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप रह लेना। ठीक है, ए ने कहा कि यार मैं बहुत दूर रहता हूं तो ऐसा करूंगा सीधा सामान लेकर आऊंगा और आपके घर में रहने लग जाऊंगा। अब बी ने भी कहा ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसा करना चाहो वैसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें।
अब ए अगले दिन इसने रेंट के 5,000 रुपए ट्रांसफर करे, जब तक बी ने रेंट एग्रीमेंट बनाया ए और बी के बीच का। अब ए ने क्या करा, सुनो ध्यान से, ए अगले दिन आया, अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया, सारा सामान लेकर, सारा घर का सामान लेकर शिफ्ट होने आ गया। सारा घर का सामान लेकर शिफ्ट होने आ गया। अब वो रूम में मिलता है, इसके पास कहां पर आया सर, रूम पर आया, उसको रूम दिखाया गया, वो रूम पर आया, बी ने उसको रूम दिखाया, बी ने कहा सर ये रहा रूम आपका, ये रहा हमारा घर जो आपको रेंट दे रहे थे। अब ए ने जब रूम देखा तो ए को बहुत सारी बातें बेकार लगी। पहली बात, एक तो रूम बहुत ज्यादा गंदा था, रूम बहुत ज्यादा गंदा था, पेंट भी नहीं होगा, दीवारें उखड़ती है ना जो, वैसा था, बैड रूम था, बहुत ज्यादा बेकार रूम था। इसके बाद रूम में 2 ही कमरे थे, इसमें इसका काम हो नहीं पाता, कम से कम ज्यादा कमरे चाहिए थे, कम से कम 3-4 कमरे तो होते रूम के अंदर। मैं 5,000 रुपए रेंट भर रहा हूँ, उसमें एटलीस्ट ये तो एज्यूम कर सकता हूँ। लैटरिंग बाथरूम भी अटैच था, बाहर डिफरेंट अलग अलग नहीं था, किचन भी छोटा सा किचन था। तो रूम को देखकर ये डिसअपॉइंट हो गया, कहा कि सर आपने ये चीजें तो मुझे बताई नहीं कि आपका रूम छोटा है, गंदा है। कौन कहने लगा, ए कहने लगा बी से कि सर आपने ये चीज तो हमें बताई नहीं कि सर रूम बेकार है, आपका रूम मेरा गंदा, सर देखना क्या है, कहीं से पपड़ी निकल रही है ना, पेंट भी ढंग से नहीं कराया, सफाई भी नहीं कर रखी, और दूसरा 2 ही कमरे हैं, मुझे तो 4 चाहिए थे, और किचन भी छोटा है, वॉशरूम भी अलग अलग नहीं, अटैच वॉशरूम है, तो ये बहुत छोटा रूम है, मेरे पैसे मेरे को वापस करो, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं रह रहा यहाँ पर। बी ने कहा भाई मैं क्यों वापस करूं, मैं नहीं करता वापस। बी ऐसे कहने लगा कि भाई मैं क्यों बताऊं, तुमने मुझसे पूछा, तुमने मुझसे पूछा, अगर तुम कहीं पर रूम रेंट पर लेने जा रहे हो तो एटलीस्ट रूम देखोगे ना पहले, तुमने तो बिना देखे ही मेरे को पैसे दे दिए, मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया, मैंने कोई बात तो छुपाई नहीं, मैंने कहा छुपाया, तुमने पूछा ही नहीं मुझसे, मैं क्यों बताऊं मेरा रूम कैसा है। जिस पर्सन को लेना होगा वो बता पूछेगा ना मेरे से कि यार रूम में कितने एक पर्टिकुलर घर में कितने रूम है, लैट्रिन बाथरूम जो हमारा टॉयलेट्स और वॉशरूम होता है, वॉशरूम जो है अटैच है या डिफरेंट अलग अलग है। इसमें ये कह रहा है कि भाई तुमने मुझे बताया नहीं, तुमने मुझे एट द टाइम कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बताया नहीं, तुम साइलेंट थे, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो ए कहने लगा बी से, ए कहने लगा कि बी तुम साइलेंट थे, तुमने मुझे बताया नहीं प्रॉपर, तुमने बातें छुपाई। ए ने बी से कहा कि तुम साइलेंट थे, तुमने बातें छुपाई है। तुमने बातें छुपाई है। बी कहने लगा कि भाई मैं बातें नहीं छुपाई, तुमने मुझसे पूछा नहीं, और मैं पागल नहीं हूं कि मैं बताते रहूंगा हर किसी को, तुम मुझसे पूछते और मैं वो छुपाता तो आप कहते ये एक्टिव कंसीलमेंट है, जो मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर कराया था, तो वो कहते आपने फ्रॉड करा है। अभी मैंने कोई भी फ्रॉड नहीं करा, बी आसान लगा ना, ए कह रहा है कि तुमने मेरे को फ्रॉड करा, तुमने मेरे साथ धोखा दिया है, तुमने रूम के बारे में मुझे बताया नहीं। तो बी ये कहने लगा तुमने पूछा नहीं। ए ने केस कर दिया बी के ऊपर कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने रूम के रेंट के पैसे एडवांस दे दिए है, और इनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ये बताए मुझे कि मेरा रूम कैसा है, और इन्होंने बताया नहीं, इन्होंने फ्रॉड करा, ये चुप थे, इन्होंने रूम के बारे में अपना कुछ नहीं बताया। बी ये कहने लगा जिस हिसाब से कि सर मैं क्यों बताऊंगा, जिस पर्सन को रूम देखना है वो खुद आकर रूम देखेगा, उसको अच्छा लगेगा तो पैसे देगा, है ना। वो पूछता तो मैं बताता कि रूम में कितने कमरे हैं, पूछता, उसने पूछा नहीं, मैं चुप था। भाई वो पूछ ही नहीं रहा तो मैं क्यों अपने मुंह खोलूं, मैं भी चुप हूं आराम से, मुझे लगा भाई जैसा मर्जी चाहिए होगा इसको रूम। इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों अगर बी साइलेंट है तो उसने फ्रॉड कर दिया। बी साइलेंट है रूम को लेकर तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने फ्रॉड कर दिया, है ना भाई, सिंपल सी बात है। अगर मान लो आप अपने घर में रेंट के लिए रूम दे रहे हो किसी को, तो वो पर्सन आपसे पूछेगा तभी तो बताओगे, या अपने आप बताने लग जाओगे कि यार नहीं मेरा रूम तो ऐसा है, 4 कमरे हैं, ऐसे है वो है, रूम की बड़ाइयां करने लगे हो। नहीं सर, भाई रूम में अगला पर्सन कुछ पूछेगा तभी तो हम उसका उत्तर देंगे। अगर वो पूछता और हम नहीं बताते, हम छुपाते, तो उसको एक्टिव कंसीलमेंट कहते, तब ये फ्रॉड माना जाता। वो मेरे से पूछता कि भाई कितने रूम है, 4, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, मैंने पता ही, मैंने कुछ नहीं, मैंने बोला ही नहीं कुछ, साइलेंट था मैं इस बार में, मैंने पूछा और मैंने बताया नहीं,
तो फिर मैं कहता मैंने छुपाई चीजें। अब उसने पूछा नहीं तो मैं क्यों बताऊं, मैं भी साइलेंट था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी के चुप रहने से वो फ्रॉड बन जाएगा। ये कहता है जनरल रूल कि जब आप कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप साइलेंट हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रॉड किया है। तो इस केस के अंदर बी केस जीत गया था, और बी जीता इसलिए क्योंकि बी का चुप होना फ्रॉड नहीं कहेगा। इसने फ्रॉड का केस लगाया था बी के ऊपर कि ए ने कहा कि बी ने मेरे साथ फ्रॉड करा है, जबकि बी ने ऐसा कोई भी फ्रॉड नहीं करा। चुप होने को फ्रॉड नहीं कहते दोस्तों, छुपाने को फ्रॉड कहते हैं, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एक्टिव कंसीलमेंट का, जो सेकंड पॉइंट था हमारा। छुपाने को फ्रॉड कहते हैं, चुप रहने को फ्रॉड नहीं कहते। समझ में आया? तो जनरल रूल क्या कहता है, ये एग्जांपल लिख लीजिएगा आप नीचे। जनरल रूल कहता है अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्या था, फ्रॉड का डेफिनेशन का सेक्शन था। फ्रॉड जो डेफिनेशन है उसका सेक्शन था। मेयर साइलेंस इज नॉट अ फ्रॉड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेयर? मेयर मतलब होता है ओनली, MERE, मेयर का मतलब होता है ओनली। साइलेंस रहना कोई फ्रॉड नहीं है। इट मीन मेयर साइलेंस, सिर्फ साइलेंस रहते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कोई चीज छुपाई है या आपने फ्रॉड करा। फैक्ट लाइकली टू अफेक्ट द विलिंगनेस ऑफ अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉट अ फ्रॉड। अगर आप चुप हो और दूसरा पर्सन आपके चुप्पी से कॉन्ट्रैक्ट में आ गया तो इसका मतलब आपका चुप होना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रॉड किया है। ठीक है जी। तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूं। मान लीजिए आपको घोड़े का बहुत शौक है, हॉर्स का, आपको घोड़े का बहुत शौक है, हॉर्स का बहुत शौक है। अब आप किसी के पास जाते हो, आप चलो छोड़ो, मान लेते हैं आपको कुत्ते का बहुत शौक है ना, डॉग पालने का बहुत शौक है आपको। तो आप डॉग की शॉप पे जाते हो और उससे बोलते हो कि भैया मुझे एक डॉग चाहिए। आपने पसंद किया वो डॉग, आपने पसंद किया, आपने ले लिया, आपने पसंद करा, आपको दिखने में बाहर से अच्छा लगा, प्यारा सा क्यूट सा पप्पी लगा, आपने उठाया उसको, आपने कहा ये लो सर पैसे, और आप लेके चल दिए। अब बाद में ये पता चला कि वो डॉग जो था वो अनसाउंड माइंड था, वो थोड़ा सा पागल सा था, वो काटने लग रहा है। तो अब वापसी गए उस दुकानदार के पास, दुकानदार से बोला कि आपने मुझे फ्रॉड करा है। दुकानदार ने कहा मैंने क्या फ्रॉड करा है? आपने कहा कि सर, दुकानदार से कहा आपने कि आपने मुझे अनसाउंड माइंड वाला डॉग दिया है, जबकि मैं को आपने झूठ बोला, आपने फ्रॉड करा, आप चुप थे, आपने बताया नहीं है अनसाउंड माइंड है। तो दुकानदार की थोड़ा ना गलती, आपने पूछा क्यों नहीं? आप पूछते ना कि ये डॉग सही तो है, क्या ये अनसाउंड माइंड तो नहीं है, क्या ये पागल डॉग तो नहीं है, कुत्ता पागल तो नहीं है, अनसाउंड माइंड तो नहीं है, आप सही तो है ये? आपने पूछा नहीं? पूछा। ये जिम्मेदारी आपकी बनती है कि जब आप कोई सामान खरीदने जाओ तो आप सही से पूछो कि ये ठीक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब भी कोई सेकेंड हैंड सामान खरीदने जाते हो तो आप पूछते हो ना उससे। आप बाइक खरीदने जाओगे तो सब कुछ चेक करोगे ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरा आकर ये बताएगा यार मेरे इंजन में खराब है इसलिए मैं बेच रहा हूं। अगर आप पूछते कि यार आपने जो मुझे बाइक दी है, आपसे मैं जो बाइक खरीद रहा हूं, क्या ये बाइक का इंजन खराब है, किस बाइक के इंजन में कोई बाहर से काम हुआ है? अगर वो कहता नहीं हुआ और एक्चुअल में हुआ होता तो वो कहता फ्रॉड है ये। आपने पूछा ही नहीं, आपने बाइक खरीदने गई, बाइक आपको बाहर से पसंद आई, आपने पैसे ले ली, बाद में पता चला इंजन तो खराब हो रखा है उसका, इंजन से तो काम हो रखा है, इंजन खुला हुआ है उसका बाइक का। तो ऐसे केस के अंदर उसके चुप होने का फ्रॉड नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि आपने उससे पूछा नहीं। राइट? तो किसी के चुप होने का मतलब ये नहीं है कि उसने फ्रॉड करा। तो साइलेंस होने का मतलब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉड नहीं होता। ये है हमारा जनरल रूल। और जनरल रूल की होती है कुछ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन ये कि अगर आप इस पर्टिकुलर केस के अंदर साइलेंट रहोगे तो हम उसको फ्रॉड मान लेंगे। साइलेंट रहोगे फ्रॉड मान लेंगे, मतलब एक्सेप्शन हम पढ़ेंगे इस जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है कि भाई अगर आप साइलेंट हो तो हम उसको फ्रॉड नहीं मानेंगे। सिर्फ साइलेंट होने से, आप चुप होने से, किसी कॉन्ट्रैक्ट के चुप होने से फ्रॉड नहीं है। आपने पूछा नहीं इसलिए वो साइलेंट है, आप पूछते तो वो बताता। ठीक है, अगर आप पूछा और उसने नहीं बताया तब वो चुप था उस चीज के लिए जो आपने पूछा, तब हम कहते हैं वो फ्रॉड है, उसने छुपाई चीजें। आपने पूछा नहीं तो उसने बताया नहीं, तो उसको साइलेंट को फ्रॉड नहीं कहेंगे, ऐसा जनरल रूल कहता है। बट दोस्तों इस जनरल रूल की है कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन का मतलब ये हुआ कि अगर आपके नीचे एक्सेप्शन वाले कॉन्ट्रैक्ट के केस के अंदर अगर आप साइलेंट रहते हैं तो हम उसको फ्रॉड मान लेंगे। इधर साइलेंट नहीं रहना। नीचे 5 फ्लोइंग पॉइंट्स है, 5 पॉइंट पर आपको साइलेंट नहीं रहना दोस्तों। इस पर्टिकुलर नीचे के 5 पॉइंट पे आपको साइलेंट नहीं रहना। अगर आप इस पर्टिकुलर 5 पॉइंट पे साइलेंट रहेंगे तो जनरल रूल की एक्सेप्शन में डाल रखा है इसको। मतलब
साइलेंट फ्रॉड वैसे तो होता नहीं है, पर इस 5 पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो और साइलेंट रहते हो तो फ्रॉड मान लिया जाएगा। आइए, पहला हमारा है फिड्यूसरी रिलेशनशिप। पहला हमारा है फिड्यूसरी रिलेशनशिप, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है। फिड्यूसरी रिलेशनशिप बनता है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस से। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कार पसंद आई, आपको एक कार पसंद आई, पर आप जो कार आपको पसंद आई, मान लीजिए वो आपके ताऊजी की कार है। कोई बड़े पापा बोलता है, कोई ताऊजी कहते हैं। अब डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पर। मतलब आपके फादर के बड़े भाई उसको ताऊजी कहते हैं, है ना। कोई बड़े पापा भी कहता है और कोई ताऊजी भी कहता है। बताओ क्या क्या कहते हो, मनी मन। चलिए, तो फिड्यूसरी रिलेशनशिप होता है ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस से। अब आपको अपने बड़े पापा या ताऊजी की कार पसंद आ गई, आपने कहा ताऊजी ये कार मुझे दे दो, ठीक है। ताऊजी कहने लगा ठीक है ले जाओ भाई, आप तुम ये कार ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ। तो अब आपने अपने बड़े पापा से कार खरीदी, अपने ताऊजी से कार खरीद ली। अब वो कार का इंजन था खराब, ताऊजी ने आपको बताया नहीं, तो आपने ताऊजी के ऊपर केस कर दिया कि ताऊजी आपने मुझसे चीजें छुपाई, आपको बताना चाहिए था। भाई मैं अपने ताऊजी से ये तो ना बोलूंगा कि ताऊजी इसमें कुछ खराबी तो नहीं है, क्या इसका इंजन का काम हुआ पड़ा है, ऐसे तो नहीं बोलूंगा। ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस के बेस पर काम होता है। फिड्यूसरी रिलेशनशिप जहां पर होता है वहां ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है। वहां पर मैं अपने ताऊजी पे विश्वास करता हूं कि यार जो भी चीज वो मुझे देंगे सही देंगे, अपने परिवार वालों के साथ तो गलत करेंगे नहीं। अब ताऊजी ने क्या करा, खराब इंजन की कार उसको दे दी। अब इस केस के अंदर ताऊजी साइलेंट रहे, और ताऊजी ये नहीं कह सकते कि इसने पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ पर वो जनरल रूल था, ये एक्सेप्शन में डाल दिया क्योंकि उसने आपसे ट्रस्ट के बेसिस पर लिया है, आप पे भरोसा करता था। वो क्यों पूछेगा आपसे, अपने परिवार वालों से तो ना पूछा जाता है कि यार इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इस कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही देगा, परिवार का बंदा है सही देगा। इसलिए जहां पर ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस होता है दोस्तों, वहां पर अगले वाले पार्टी को साइलेंट रहना, अगर कोई खराबी है तो बता दे, अगर आप साइलेंट हो तो फ्रॉड मान लिया जाएगा। तो फिड्यूसरी रिलेशनशिप में क्या एग्जांपल दोगे आप, अपना ताऊजी वाला एग्जांपल देंगे जो मैंने आपको बताया कि मान लो मिस्टर ए ने अपने बड़े पापा से, अपने ताऊजी से, अपने करीबी रिश्तेदार से कोई कार खरीदनी चाहिए और बिना कुछ पूछे उससे कार ले ली, क्योंकि उनके मिस्टर ए को ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस था अपने रिश्तेदार पे। रिश्तेदार इस बात पे चुप थे, रिलेटिव इस बात पे चुप थे, साइलेंट थे कि उस कार में कोई प्रॉब्लम थी, उसने बताया ही नहीं रिलेटिव ने। अब जो पर्सन खरीद रहा है अपने रिलेटिव से कार, वो कभी अपने रिलेटिव से ये नहीं पूछेगा, शक नहीं करेगा, उसको पता है कि यार ये कार जो मुझे देंगे सही देंगे, तो वो उससे ज्यादा पूछेगा नहीं। भाई आप पूछोगे अपने ताऊजी से यार कि हाँ ताऊजी बताओ कोई खराबी तो नहीं है, ये है वो है, कोई प्रॉब्लम तो ये बाद में मत करना, ये वो कोई नहीं पूछेगा यार, वो दे रहे ठीक होगी कार यार तभी तो दे रहे, नहीं तो हम परिवार को कौन चेपता है, बाहर चेपते हैं ऐसी चीजों को, परिवार को तो नहीं चेपते। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों ताऊजी पे केस हो जाएगा, भैया ताऊजी चुप, ताऊजी को खराब कार नहीं देनी, ताऊजी साइलेंट है तब भी हम उस पर केस कर देंगे फ्रॉड का, ठीक है, क्योंकि उस केस के अंदर पर्टिकुलर दूसरे पार्टी को ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस था, उन्होंने इसलिए नहीं पूछा। ताऊजी अब ये नहीं कह सकते कि यार इसने मुझसे पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, अगर ये पूछता इंजन खराब है तो मैं बताता इंजन खराब है, ऐसा नहीं चलेगा, वो पूछेगा ही नहीं आपसे क्योंकि आप पे ट्रस्ट करता है वो। तो फिड्यूसरी रिलेशनशिप के अंदर अगर दूसरी पार्टी साइलेंट है, कुछ चीजें नहीं बता रही, पहली पार्टी पूछ नहीं रही, क्यों, क्योंकि ट्रस्ट करती है उस पर, अगर वो दूसरी पार्टी को छुपा रही है फिर भी साइलेंट है इस चीज को लेकर, तब फ्रॉड मान लिया जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट आता है फिड्यूसरी रिलेशनशिप में। कोई डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। चलिए तो अगला पॉइंट आ जाइए। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया फिड्यूसरी। तो अगर कहीं पर दो पार्टी के बीच में फिड्यूसरी रिलेशनशिप है, एक पार्टी दूसरी पार्टी पर ट्रस्ट करती है, कॉन्फिडेंस रखती है, और दूसरी पार्टी कोई चीज छुपा रही है और ये सोच रही है कि मैं साइलेंट है तो वो पूछ नहीं रहा तो मैं भी नहीं बताता, पर दूसरी पार्टी की जिम्मेदारी है, उसको बताना पड़ेगा, उसकी ड्यूटी है, उसको बताओ। ताऊजी की ड्यूटी रहेगी कि गाड़ी में जो प्रॉब्लम है उसको बताओ, क्योंकि सर वो अगला पर्सन नहीं पूछेगा, वो आप पे ट्रस्ट करता है। तो ऐसे केस के अंदर अगर आप नहीं बता रहे, आपकी ड्यूटी आपको बोलना है, इसका मतलब जहां पर एक्सेप्शन आ जाएगी वहां पर ड्यूटी होगी अगले पर्सन की बताना, वो चुप नहीं रहेगा, तो अगर वो चुप रहेगा तो फ्रॉड माना जाएगा, उसकी ड्यूटी है उसको बताना सब कुछ। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो यहां पर एक्सेप्शन जो है जनरल रूल का, जनरल रूल क्या कहता है, साइलेंट रहोगे तो फ्रॉड नहीं माना जाएगा,
पर एक्सेप्शन क्या है, साइलेंट रहोगे तो फ्रॉड मान लेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट में। इसका मतलब यहां पर बोलने की ड्यूटी है, यहां पर आपको साइलेंट है तो आपकी ड्यूटी है कि आपको बताना है हर चीज। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप में अगर कोई पार्टी दूसरी पार्टी पर ट्रस्ट करती है, कॉन्फिडेंस रखती है, तो उस केस के अंदर वहां पर बताना जरूरी है। वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा। वेयर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। मान लीजिए आप किसी दूसरे पर्सन के पास जाते हो जो आपका रिश्तेदार नहीं है, आपका दोस्त नहीं है, आपका जानने वाला नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी डीलर के पास जाते हो कार खरीदने, ठीक है। आपने उससे बोला कि भाई मुझे कार चाहिए, सेकेंड हैंड कार चाहिए 5 लाख के बीच में। उसने आपको एक सेकेंड हैंड कार दिलाई। अब आपने उससे पूछा कि भैया इस कार में कोई इंजन की प्रॉब्लम तो नहीं है। अब वो चुप था इस बात को लेकर। आपने कार खरीदते टाइम सब कुछ चेक करा, सब कुछ पूछा उसने, भाई कोई सेकेंड हैंड कार जो आप खरीद रहे हो उसके बारे में आपने सारी डिटेल ली। जब आपने ये बात करी ना, सर इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट में उस डीलर ने कुछ नहीं बोला, वो चुप था, वो साइलेंट था। आपने वो कार ले ली। अब आपने ये मान लिया, आपने क्या करा, आपने ये मान लिया कि भाई अगर डीलर चुप है इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने ये एज्यूम कर लिया, उसकी चुप्पी को आपने मान लिया, उसके साइलेंस को आपने स्पीच मान लिया। क्या बोला, व्हेन देयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। साइलेंस किसके बराबर है, स्पीच के बराबर। जब आपने डीलर से पूछा कि भैया इस कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और डीलर उस बात को लेकर चुप था, तो आपने समझा होगा अगर चुप है तो इसका मतलब सही होगी कार। इसका मतलब उसके साइलेंस को आपने क्या मान लिया, स्पीच मान लिया कि वो चुप है, इसका मतलब सही होगा, सही होगी कार, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कार में, और आपने उससे कार खरीद ली। अब इस केस के अंदर बाद में पता चला कि कार में प्रॉब्लम आ गई है, तो अब आप डीलर पे केस करके फ्रॉड का केस लगा सकते हैं। अब डीलर ये नहीं कह सकता है तुमने मुझसे पूछा नहीं तो मैंने बताया नहीं, तूने बताया नहीं, हमने तो पूछा तो चुप था, और हमने तेरी चुप को क्या मान लिया, स्पीच मान लिया। तेरी साइलेंस को क्या माना, स्पीच। स्पीच मतलब हमने कहा कि अगर तू चुप है इसका मतलब, तूने कहा अगर तू चुप है इसका मतलब, तेरा ये कह चुप होने का मतलब ये है, तेरी साइलेंस का मतलब ये है कि कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तेरे साइलेंस को हमने स्पीच के बराबर मान लिया और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और अगर इंजन में प्रॉब्लम आई तो हम फ्रॉड का केस तेरे पे डाल देंगे। इधर तेरी साइलेंस हमने स्पीच मान ली। बताइए सर समझ में आया। एक एक एग्जाम्पल जो मैं आपको बोल रहा हूं ना, इसको आपको बनाना आता है, मैंने इतने सारे एग्जाम्पल बनाकर दिखाए हैं, वैसे ही बनाना है। यहां पर लिखना है कि मान लो कोई पर्सन है मोहन, वो किसी डीलर, कार डीलर पे जाता है, कार डीलर से कार खरीदने, उससे बोलता है कि मुझे कार खरीदनी है। डीलर ने कार दिखाई। अब मोहन कह रहा है कि भैया इस कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लिख देना कि इस कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब डीलर यहां पर चुप था जब इसने एक क्वेश्चन पूछा, तो अब हमने सोच लिया, हमने मान लिया कि डीलर का साइलेंस होने का मतलब यह है कि कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीलर चुप था, उसकी चुप्पी को हमने क्या मान लिया, स्पीच मान लिया। और स्पीच हमने कैसा माना कि कार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब चुप है, इसका मतलब तभी तो नहीं बता रहा। हमने ये सोचा, हमने बोला कि डीलर अगर कार, हमने पूछा डीलर से कि भाई कार में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चुप था, इसका मतलब हमने क्या माना, भाई अगर प्रॉब्लम होती तो बता देता, चुप है इसका मतलब नहीं है, ये हमने मान लिया, और वो प्रॉब्लम बाद में निकली। तो उसके साइलेंस को जब हम स्पीच मान लेते हैं तो हम उस केस के अंदर उसको फ्रॉड कहेंगे। अगर बाद में कार डिफेक्टिव निकली, इंजन में प्रॉब्लम निकली, तो हम उसको फ्रॉड बोल देंगे, उसने फ्रॉड किया हमारे साथ, राइट। वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। अब हाफ ट्रूथ की बात आप वैसे ही समझ गए। भाई आप चारों एग्जांपल में कार का एग्जांपल ले लेते हैं, चारों एग्जांपल में कार का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप मैरिज करते हो, किसी से शादी करते हो, आपने शादी करना है किसी से, और आपसे पूछते हो कि भैया आपकी शादीशुदा जिंदगी का, आप शादी कर रहे हो, आप क्या करते हो, आपने सारी डाटा पूछा, उसने सारी बातें आपको बताई, कुछ बातें आपसे छुपा ली। और क्या छुपाई पता है आपको, वो दूसरी शादी कर चुकी है, या दूसरी शादी कर रखा है, इसकी दूसरी शादी है, पहली हो चुकी है उसकी। मतलब आप जब किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो, और कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम आप आधा सच बता रहे हो और आधा बता नहीं रहे, तो ऐसे केस के अंदर जो आधा सच आपने नहीं बताया उसके लिए जो आप साइलेंट थे, वो फ्रॉड मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने आज मेडिकल इंश्योरेंस ले लिया, अब मेडिकल इंश्योरेंस वाले ने आपसे पूछा कि आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपने मना कर दिया, पर आपने एक चीज छुपाई, आपको एक बीमारी थी, मान लो आपकी किडनी नहीं है, ये आपको एक छोटी बीमारी है आपके पास, पर आपने आधा सच बताया और आधा नहीं बताया। तो ऐसे केस के अंदर जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इंश्योरेंस का, जब आप कोई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उस केस के अंदर जब आप आधा ट्रुथ बताते हो और आधे ट्रुथ के लिए आप साइलेंस हो जाते हैं, तो फिर ऐसे केस के अंदर जो आधा सच आपने नहीं बताया उसके लिए जब आप चुप थे, तो वो फ्रॉड मान लिया जाएगा।
वो क्या मान लिया जाएगा दोस्तों, फ्रॉड मान लिया जाएगा। बताइए सर समझ में आया नहीं आया, कितना सिंपल है। इंश्योरेंस कंपनी से आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया और आपने कहा कि भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर बाद में पता चला कि आप में एक बड़ी दिक्कत है, आपके अंदर एक बड़ी डिजीज है, जो एक बड़ी बीमारी है। बाद में पता चला, आपको पता थी ये बात पर आप चुप थे उस बात के लिए। तो ऐसे केस के अंदर आधा सच बताना और आधा सच के लिए साइलेंस हो जाना, वो एक फ्रॉड माना जाएगा। क्लियर है, हाफ ट्रूथ। सारे एग्जांपल लिखना है आपको। ड्यूटी टू स्पीक के अंदर भी सेम एग्जांपल आता है। जब आप इंश्योरेंस कराते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको सच सच बताओ। जब आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको सच सच बताओ कि आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही है शरीर से। जब आप मैरिज करते हो तो आप उनको सच सच चीजें बताओ, कोई चीजें छुपाओ मत। जैसे हिंदू धर्म के अंदर क्या होता है कि मांगलिक से शादी मांगलिक ही करता है, पता नहीं क्या लॉजिक है, मुझे इस बात का पता नहीं, पर होता है, मानते हैं तो भाई हमें भी मानना पड़ता है। अब मांगलिक, अगर कोई पर्सन मंगल मांगलिक है, अभी मुझे भी एक्चुअल में इसका मतलब नहीं पता, मंगल शनि मंगल भारी है उसका, तो अगर कोई पर्सन मांगलिक है तो कहा जाता है कि शादी इसकी मांगलिक के साथ ही हुई, नहीं तो बहुत अपशुगुन माना जाता है, ऐसा कहा जाता है हिंदू धर्म में। ठीक है, तो मान लीजिए कोई पर्सन मांगलिक था और दूसरा पर्सन मांगलिक नहीं था, अब वो दोनों शादी कर रहे हैं। तो एक पहले वाले पर्सन ने क्या करा, उसने छुपाई बात कि मैं मांगलिक हूं, वो बता नहीं रहा, हाफ सच बताया, आधी बातें सारी बता दी, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, पर असली बात उसने बताई नहीं कि मैं मांगलिक हूं और दूसरा पर्सन मांगलिक नहीं है। यहां पर एक अपशुगुन माना जाता है, ये गलत है, ये कॉन्ट्रा को मैरिज गलत है। यहां पर आपकी ड्यूटी है कि आपको बोलना है कि भाई मैं मांगलिक हूं और आप विदाउट मांगलिक शादी करनी है, हाँ तो ना, ना तो ना, पर छुपानी नहीं है कुछ। जो चीज जहां पर आपकी ड्यूटी टू स्पीक है वहां आपको बोलना पड़ेगा, आप साइलेंट नहीं रहोगे। वहां पर आप किसी मेडिकल शॉप में जाते हैं, आप कोई दवाई लेते हैं तो मेडिकल वाला बता देता है आपको ऑटोमेटिकली बोलने से पहले कि भैया ये दवाई को ऐसे मत लेना, डेंजर है ये, तुम्हारा है। जैसे कि आप कभी मेडिकल शॉप में जाओगे, बोलना नींद की गोली चाहिए मुझे, तो पहले तो आपको 10-15 मिनट देखेगा, फिर आपसे पूछेगा क्यों चाहिए, डिस्क्रिप्शन लेकर आओ, वो लेकर आओ प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के लेकर आओ, तब देंगे, ऐसे नहीं देंगे। और जब वो देगा तो आपको ये भी बताएगा, आप भले उससे पूछो मत कि कैसे लेनी है, आप तब भी बताएगा आपको कि एक गोली से ज्यादा मत लेना एक दिन के अंदर, कहीं सो जाओ तो सो ही रह जाओ। समझ में आ रहा है? तो कहीं कहीं जगह पर साइलेंस नहीं रहते, बोलना पड़ता है आपको, चाहे अगला पर्सन पूछे या ना पूछे, आपको बोलना पड़ेगा, वहां पर अपने आप से बोलना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस कराओगे, सारी बातें बताओ उनको, कोई मत छुपाओ। मेडिकल इंश्योरेंस कराओगे, सारी बातें बताओ। तो उस केस के अंदर दोस्तों जहां पर ड्यूटी टू स्पीक है, यहां आपकी ड्यूटी है बोलना, चाहे आपसे अगला पर्सन पूछे या ना पूछे, आपकी ड्यूटी थी बोलना, पर आपने नहीं बोला। ऐसे साइलेंस को भी फ्रॉड मान लिया जाएगा, ऐसे साइलेंस को भी क्या मान लिया जाएगा, फ्रॉड मान लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या है, आपने देखा होगा बहुत सारे फ्रॉड होते हैं कि एक एक जमीन 10-10 लोगों को बेच दी जाती है, गलत गलत रॉन्ग कागज बनाकर, रॉन्ग डॉक्यूमेंट बनाकर। ऐसे काम भी नहीं करने हैं आपको, ये भी एक केस का फ्रॉड माना जाता है सर। अगला है सर लेटेंट डिफेक्ट। लेटेंट डिफेक्ट, अब इस लेटेंट डिफेक्ट का क्या मतलब हुआ, देखिए क्या होता है, जहां पर क्या होता है, छोटा डिफेक्ट होता है, छोटे छोटे मोटा मोटा डिफेक्ट होता है। आप किसी अच्छे शोरूम में जाना, मान लीजिए आप रिबॉक के शोरूम में गए और रिबॉक के शोरूम से आपने शूज खरीदे। अब रिबॉक के शोरूम से आपने शूज खरीदे, अब उस शूज के अंदर छोटा सा डिफेक्ट आ गया, आप वापस गए, आपने कहा ये भैया ये तो डिफेक्टिव निकला, ये शूज ये तो डिफेक्टिव है। वो कह रहा है नहीं जी नहीं, ये डिफेक्टिव नहीं है। बाद में आपको पता चला क्या क्या करते हैं वो रिबॉक के शोरूम वालों ने क्या करा, बाद में पता चला आपको, बाद में जब आपने खरीद लिया था, ये पता चला कि जो शूज होते हैं ना वो रिफर्बिश होते हैं। रिफर्बिश का मतलब हो गया कि पहले वो बेच दिए जाते हैं और बेचने के बाद, जैसे अमेजोन में रिबॉक के शूज बेचे, लोगों ने 2-3 दिन पहने और 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी होती है, 9वें दिन वापस कर दिया, 9 दिन पहन कर। अब जब वापसी करा तो वो यूज तो हो गए, अब उसको साफ सूफ करके रिबॉक वाले साफ कर रहे हैं और वापसी नया बनाकर बेच दे रहे हैं। तो ये एक सर क्या है, फ्रॉड है। छोटा मोटा डिफेक्ट अगर आपके प्रोडक्ट में है और आप उसको नया बता के बेच रहे हो, ये पुराना है, 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, 3 दिन, 1 दिन भी पुराना होगा, पुराना माना जाता है, आप उसको नया बनाकर बेच रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर ये फ्रॉड माना जाता है दोस्तों।
ऐसे केस के अंदर आप नहीं बताते, आप अगली पार्टी को नहीं बताते कि एक दिन यूज हो गया था या 2 दिन ये यूज हो गया था, ऐसे नहीं बता, नया बता के भेज देते। तो ऐसे केस के अंदर वो फ्रॉड माना जाएगा। जैसे कि बहुत सारे सेलर क्या करते हैं, अमेजोन पे अपने प्रोडक्ट डालते हैं, यहाँ से एक बायर ने उसका प्रोडक्ट खरीदा, 2 दिन यूज करा, शादी कंप्लीट हुई, उसको लगता है अच्छा शादी है, 2 दिन पहले मंगा लिया, शादी में पहने जूते, बढ़िया से नाच वाच करा, जैसी शादी भी थी अगले दिन रिटर्न पॉलिसी में रिटर्न करवा लिया। अब वो रिटर्न जाकर बायर सेलर के पास वापसी चले गया, पैसे रिफंड आ गए, यूज हो गया, काम खत्म हो गया। अब वो जूते किसके पास चले गए, सेलर। अब सेलर ने क्या करा, देखा यार उसका तो पैन वैन रखा है, थोड़ा सा सफाई वफाई करी, बढ़िया से चमकाया, नए बना के भेज दिए। अब जो बायर उससे वो जूते खरीद रहा है, तो सेलर की ड्यूटी बनती है, या सेलर ये छुपा रहा है अगर इस चीज को, क्या कर रहा है, साइलेंट इस बारे में कि यार ये जूते तो मैंने अमेजोन में बेचे थे, किसी पर्सन कस्टमर ने खरीदे थे, 2-3 दिन बाद उसने रिटर्न करा पहनकर, और ये बातें अगर उसने छुपाई तब भी ये फ्रॉड माना जाएगा। इसको लैटेंट डिफेक्ट कहते हैं, हल्का छोटा मोटा डिफेक्ट जहां पर देखने को मिलता है और अगला पर्सन उसको छुपाता है, उस बारे में नहीं बताता, तब भी फ्रॉड माना जाएगा। आप एक फर्नीचर लेने गए, आपको पता चला कि फर्नीचर के अंदर पीछे से डिफेक्ट है, ये चीज किसको पता थी, दुकानदार को पता थी ये डिफेक्टिव है, पीछे से डिफेक्ट है। दुकानदार ने किसी भी आगे से आपको पीछे से दिखाया नहीं, उसने इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करा कि आप आगे आगे देखो, और आपने बुक कर लिया, आपने खरीद लिया, बाद में चला पीछे डिफेक्ट था। तो आप दुकानदार पे केस कर सकते हो फ्रॉड का, कि उसने फ्रॉड करा है सर हमारे पास, उसको पता था पीछे से डिफेक्ट है और बाद में वो डिफेक्ट उसने हमें बताया नहीं, छोटा डिफेक्ट है बट डिफेक्ट होता है, उन्हें बताया नहीं। तो ऐसे केस के अंदर इसको लैटेंट डिफेक्ट कहते हैं, जहां पर छोटा मोटा डिफेक्ट होता है और नया बनाकर भेज देते हैं, इसको भी फ्रॉड माना जाता है। अगर कोई पार्टी, सामने की पार्टी ये साइलेंट है इस बारे में कि ये डिफेक्ट है, उसको पता है ये डिफेक्ट है और इस बारे में उसने कुछ नहीं बताया, तो हम उसको फ्रॉड मान लेंगे, इधर साइलेंस नहीं चलेगा, इधर साइलेंस फ्रॉड माना जाएगा लैटेंट डिफेक्ट केस पर। 5 पॉइंट खत्म हो गए। अब आ जाता है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड, सेक्शन 19। ये जितने भी मैंने एग्जांपल दिए, ये सारे एग्जांपल आपको हिंदी में लिखने हैं जहां मैंने एग्जांपल की जगह छोड़ी है, राइट। रोक रोक के लिख लेना वीडियो को, पर पूरा लिखना। देखिए यहां पर 3 अधिकार है जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है। मान लीजिए हम किसी दुकान पे जाते हैं, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो हमारे पास 3 अधिकार है। कितने अधिकार है? 3। तो जिस पार्टी के साथ फ्रॉड होता है उस पार्टी के पास 3 राइट्स आ जाते हैं फ्रॉड के बाद। पहला राइट ये है कि भाई उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। मान लो मैं कार लेने गया और मैंने उससे पूछा कि भैया इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम थी? उसने मना करा कोई दिक्कत नहीं है सर, ले जाओ, फ्री रहो आप। बाद में पता चला इंजन तो पूरा बेकार है, तो उसने मैंने उस पर फ्रॉड का केस कर दिया। अब पहला मेरा ये रहेगा, मैं उससे बोलूं कि भैया, पहला मेरा अधिकार ये है कि भाई मैं उससे बोलूं, जिस पर्सन से मैंने कार खरीदी, मैंने कहा भाई कार वापसी ले ले और पैसे दे दे मुझे। फ्रॉड का केस लगा दिया मैंने उस पर। उसने मुझे कार डिफेक्टिव दी, जबकि मैंने से पूछा डिफेक्टिव कार मत दियो, उसने मेरे को तब भी इंजन डिफेक्टिव कार दे दी। अब मैंने उस पर फ्रॉड का केस लगा दिया। अब मेरा पहली डिमांड ये रहेगा, पहला अधिकार मेरा ये है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, कार अपनी वापसी ले जाओ और पैसे दे दो मुझे। ठीक है, पहला ये रहेगा। अगर इस पे बात नहीं बनती, इस पे बात बन जाती है कि वो अपना पैसा दे देगा मुझे, जो मेरे से पैसा लिया था वो दे देगा और कार ले जाएगा, तो बात ही खत्म हो गई, यहाँ पर तो बात खत्म हो जाती है। पर अगर आपके पास यहाँ पर बात खत्म नहीं हो रही, तो आप दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करवा रहे, तो आप क्या करो, अपने इंजन का काम करवा लो उससे। उसे बोलो आपने भाई फ्रॉड बोला है, फ्रॉड किया है मेरे साथ, इंजन ठीक होने के, इंजन बेकार था, हमने पूछा था ठीक है, आपने कहा ठीक है होकर बेचा है, जबकि इंजन खराब था, आप ही इंजन का काम ठीक करा कर दो हमें, या तो उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करवा लो, आप जिस चीज से आपको फ्रॉड हुआ है उस चीज को ठीक करवा लो। दूसरा अधिकार आपके पास ये है। पहला अधिकार क्या है? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो सीधा सीधा, और जो पैसे दिए थे वापसी लेकर कार वापसी कर दो। या अगर ये बात नहीं बन रही तो क्या करो, जो आपको दिक्कत आ रही है उस दिक्कत को ठीक करो, काम को, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाओ। इंजन खराब था, उसने बोला सही है, सही करके दे तू अब इस इंजन को, और इस दौरान आपका कोई डैमेज हुआ है तो आप डैमेज उस पार्टी से क्लेम कर सकते हैं जिस पार्टी ने आपके साथ फ्रॉड करा है, तो क्लेम डैमेज हो सकता है। तो 3 आपके पास अधिकार आ जाते हैं। जिस पार्टी के साथ फ्रॉड होता है उसके बाद 3 अधिकार आ जाते हैं। पहला अधिकार ये आता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। दूसरा अधिकार आता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना चाहता तो वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा सकता है, जो उसको फ्रॉड करा उस फ्रॉड को ठीक करवा सकता है। एंड तीसरा, अगर उसको कोई डैमेज होता है, किस चीज से कोई डैमेज आ जाता है, कैसे भी डैमेज हो, फाइनेंशियली हो, मेंटली, उसका वो क्लेम कर सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल डैमेज कैसे, मैंने कहा कि कार लेने के लिए मैं 10 बार गया, 5 बार गया देखने, डॉक्यूमेंटेशन ऐसे करके मेरा 5 से 6 बार मेरे को जाना पड़ा। इस बीच में मेरा किराया लग गया 2000 रुपए का, तो ये डैमेज भी मैं उससे क्लेम करूंगा कि भाई 2000 का किराया दे और जो मेरा पेट्रोल खर्चा है वो भी दे मुझे अलग से।
ये क्लेम डैमेज। बट इसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि अगर आप जानते थे कि अगली पार्टी फ्रॉड कर रही है, सुनो, अगर आप जानते थे कि अगली पार्टी फ्रॉड कर रही है, आपने फ्रॉड को इग्नोर करा और आपने देखा कि यार ये फ्रॉड कर रहा है और मुझे पता है ये फ्रॉड कर रहा है, मुझे दिख गया इंजन खराब है गाड़ी का, और तब भी मैं सोच रहा हूँ कि भैया इंजन में कोई दिक्कत तो नहीं है, वो कह रहा है जी कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता चल गया ये इस बंदे ने फ्रॉड करा क्योंकि इंजन तो खराब है। अब आपने सोचा कि मैं इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ है, और उसके बाद फ्रॉड का केस डालकर इससे मैं बहुत पैसे खसोटूंगा। और आपने ये सोचा, आपने करा फ्रॉड को इग्नोर। आपको पता था कि ये अगली पार्टी आपके साथ फ्रॉड कर रही है, आपको पता चल गया कि फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, बट आपने क्या दिमाग लगाया, आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं और आगे जाकर इस फ्रॉड से बेनिफिट उठाऊंगा, इस पर केस कर दूंगा, उससे बेनिफिट ले लूंगा मैं। और आप एज एन इनोसेंट पार्टी ट्रीट करा जाओगे, आपको लगता है कि आप इनोसेंट बन जाओगे। तो ऐसे केस के अंदर जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका वो फ्रॉड, आपका ये फ्रॉड नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको पता था फिर भी आपने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट करा, अब बेनिफिट लेना चाहते थे, तो हम उसको फ्रॉड नहीं मानेंगे। ना तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, ना वो परफॉर्म करेगा, और ना आप क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस। इंजन कार खरीदते टाइम आपको पता चल गया कि आपकी कार का इंजन खराब है, फिर भी उससे पूछ रहे हो कि भाई इंजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और वो भी फ्रॉड कर रहा है आपके साथ, कह रहा नहीं है जी, पर आपको पता चल गया ये फ्रॉड कर रहा है। आपको पता था ना कि वो फ्रॉड कर रहा है, हाँ सर हमें पता था कि ये बंदा फ्रॉड कर रहा है, हमें पता है कार का इंजन खराब था। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए था, आपने फिर भी करा। क्या सोचकर करा होगा कि आगे जाकर मैं इस पे केस कर दूंगा, एज एन इनोसेंट पार्टी करके इनोसेंट पार्टी बन जाऊंगा, एग्रीड पार्टी बन जाऊंगा, वीकर पार्टी बन जाऊंगा, और उस पर केस कर दूंगा फ्रॉड का, और क्लेम डैमेज करूंगा, और परफॉर्मेंस भी कराऊंगा, डैमेज भी कर लूंगा। तो ऐसे केस के अंदर अगर अगली पार्टी को पता था फ्रॉड के बारे में, उसने इग्नोर करा और फ्यूचर में बेनिफिट लेना चाहता है एज एन इनोसेंट पार्टी, तो इस तीन कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी तो आप ना तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते, ना उस इंजन को ठीक करवा सकते, और ना ही क्लेम डैमेज कर सकते। ये एक्सेप्शन है उस चीज की, किस चीज की, उस राइट्स की एक्सेप्शन कि फ्रॉड इग्नोर करा, आप जानते थे फ्रॉड, आप उसको बेनिफिट लेना चाहते थे फ्यूचर के अंदर, इनोसेंट पार्टी बनकर फ्यूचर में बेनिफिट लेना चाहते थे। तो तीनों ही केस के अंदर क्या हो रहा है, इग्नोर करोगे, इसलिए इग्नोर करोगे, जानते थे इसे आपने इग्नोर कर दिया फिर भी, क्योंकि आप फ्यूचर बेनिफिट लेना चाहते थे एज एन इनोसेंट पार्टी बनकर। तो फिर ये आपको तीन अधिकार नहीं मिलेंगे, ना तो आप कैंसिल कर पाओगे, ना परफॉर्म करवा पाओगे, और ना डैमेज क्लेम कर पाओगे। ये है डेफिनेशन, ये है आपका इफेक्ट। आपके पास अधिकार तो आ जाते हैं फ्रॉड पर, अगर आपने ये करा हो, आपको ये हो गया हो, इस तीन कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ये तब मिलेगा जब आप एक इनोसेंट पार्टी हो और आपके पास जानते नहीं थे फ्रॉड के बारे में, और ऐसा नहीं सोचा था कि मैं फ्यूचर में बेनिफिट लूंगा इसमें। तो आपके पास तीन अधिकार है, कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करवाना, परफॉर्म करना, क्लेम डैमेज करना, या कैंसिल कर देना कॉन्ट्रैक्ट को। ये हो गया यहाँ पर फ्रॉड खत्म। एंड फ्रॉड की डेफिनेशन में आज हमने क्या सीखा कि मेयर साइलेंस डज नॉट अमाउंटिंग टू फ्रॉड। अगर आप चुप रहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रॉड कर रहे हैं, चुप रहने को कोई फ्रॉड नहीं कहते, बट कुछ ऐसी 5 पॉइंट होता है, 5 ऐसे पॉइंट है जहां पर चुप रहना फ्रॉड होगा। इधर चुप नहीं रहना आपको, इधर आपको बोलना पड़ेगा। पहला पॉइंट था फिड्यूसरी रिलेशनशिप, दूसरा पॉइंट था कि आपकी साइलेंस को स्पीच मान लिया गया, तीसरा पॉइंट आपके पास था हाफ ट्रूथ, चौथा पॉइंट आपके पास था ड्यूटी टू स्पीक, एंड पांचवा पॉइंट था लैटेंट इफेक्ट। पहला पॉइंट था फिड्यूसरी रिलेशनशिप, दूसरा आपकी साइलेंस को स्पीच मान लिया गया, बोल लिया, मान लिया कि आप सही बोल रहे हो, आप चुप थे फिर भी हमने मान लिया सही बोल लिया। तीसरा हाफ ट्रूथ, आपने आधा सच बताया आधा नहीं बताया। पांचवा आपके पास हो गया, पांचवा पॉइंट ड्यूटी टू स्पीक, और छठा पॉइंट हो गया लैटेंट इफेक्ट। पांचवा पॉइंट हो गया लैटेंट इफेक्ट। पहला था फिड्यूसरी रिलेशनशिप, दूसरा था पर्सन आपकी साइलेंस को स्पीच मान लेता है, तीसरा था हाफ ट्रूथ, चौथा था आपके पास ड्यूटी टू स्पीक, यहाँ आपको बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा, इंश्योरेंस कराओगे तो बोलना पड़ेगा, आपका सब कुछ ठीक है, कोई गलत है तो आपकी बीमारी है तो बताओ, एंड लास्ट लैटेंट इफेक्ट, कुछ डिफेक्ट होता है तब। तो इन 5 पॉइंट पे अगर आपने साइलेंस रहे तो हम फ्रॉड मान लेंगे उस चीज को, और फ्रॉड में होने के बाद कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएंगे, कुछ अधिकार आपको मिल जाएंगे, और यहां जाकर हमारा फ्रॉड खत्म हो गया। बस मैंने कहा था ना कितना बड़ा चैप्टर है ये, बहुत बड़ा चैप्टर है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और बच गया, मिस्टेक, उसके बाद जाकर ये चैप्टर खत्म होगा, फ्री कंसेंट। चैप्टर के 2 पार्ट थे, कैपेबिलिटी ऑफ पार्टी पार्ट ए, और फ्री कंसेंट पार्ट बी। तो इतना बड़ा चैप्टर था। हमने पहले क्या पढ़ा पता है आपको, पहले हमने माइनर पढ़ा, फिर अनसाउंड माइंड, फिर पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय लॉ, फिर कोरिशन, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, आज फ्रॉड पढ़ लिया, अब कल मिस्टेक पढ़ेंगे, एंड देन जाकर चैप्टर होना। तो 8 कॉन्सेप्ट थे चैप्टर के अंदर, 9 कॉन्सेप्ट। चलिए जी, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अपना मिस्टेक वाला
कॉन्सेप्ट और मिस्टेक खत्म करके इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। यही सबसे बड़ा चैप्टर था, अब बड़ा चैप्टर नहीं आएगा इसके बाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।